नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ है मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम जी। गिरीश गौतम जी विंध्य क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और विधानसभा में वो निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। विधानसभा का जो पिछला बजट सत्र था बहुत बखूबी उनने संचालित किया है और अब फिर एक बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र उनके सामने है, उसकी तैयारियों में जुटे हैं। तो आइए बात करते हैं गिरीश गौतम जी से और समझते हैं कि आखिर किस ढंग से वो मध्य प्रदेश की विधानसभा को आगे चलाना चाहते हैं। गिरीश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। इंडिया न्यूज के तमाम दर्शकों को मेरा भी प्रणाम। आप सबको नमस्कार। गिरीश जी, सबसे पहले तो यही कि आपके पास ये दूसरा अवसर है। पहले बजट सत्र में कुछ दिन मिले आपको सदन संचालित करने के लिए, अब जब शीतकालीन सत्र, और ये ऐसा सत्र आपके सामने आ रहा है जब कोरोना लगभग मध्य प्रदेश से विदा ले चुका है। तीसरी लहर का खतरा हालांकि सामने है, लेकिन कोरोना का वो डर खत्म हो गया है। तो इस बार का सत्र खासा हंगामा खेज होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, तो कैसे संचालित करेंगे? विधानसभा में सारे सत्र ही हंगामे तो होते ही हैं, क्योंकि विधायकों का एक स्वयं का अधिकार है विधानसभा के भीतर अपनी बात को कहने का। फिर तरीके उसके दो तरह के अडॉप्ट करते हैं, शालीनता से रखना या जोरदार तरीके से रखना। तो जोरदार तरीके में कभी कभी हल्ला हो ही जाता है। कई विधायक हैं जो शालीनता के साथ शालीन तरीके से भी रखते हैं, उनकी बात बह जाती है। इसलिए हंगामा नहीं हो, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता हूँ। हंगामा होगा, सब कुछ होता है। विधानसभा का एक ऐसा मान के चलिए कि एक आदतन हो गया है, आदत में हो गया। फिर भी अपनी तरफ से प्रयास ये करूँगा आसंदी में बैठ करके कि आसंदी में बैठे होने के नाते कि विधानसभा का संचालन ठीक से हो और जिस विषयों के लेकर के विधानसभा बुलाई गई है उसमें सार्थक चर्चा हो, बेहतरीन संवाद हो जाए, वाद विवाद की स्थिति कम हो, संवाद की स्थिति ज़्यादा बने और कोई चीज़ परिणाम मूलक निकले वहाँ से, ये इस बात का प्रयास करूँगा। बिल्कुल, आप लगातार संवाद पर जोर देते हैं, चाहे क्षेत्र में हो तब भी आप कहते हैं कि संवाद से समाधान तक रास्ता निकलता है। हाउस के अंदर भी यही बात आप कह रहे हैं। पिछले जो सत्र था उसमें कुछ आपने नए प्रयोग मध्य प्रदेश विधानसभा में किए। युवाओं को लिए प्रश्नकाल करने का एक अलग अवसर दिया, महिलाओं के लिए अवसर दिया। और अभी जो सत्र आपका जिस दिन शुरू हो रहा है उस दिन विश्व आदिवासी दिवस है। मध्य प्रदेश में अच्छे खासे तादाद में आदिवासी वर्ग के विधायक हैं, उसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। तो इनको लेकर कुछ नया करने का विचार है क्या आपका? अब एक तो विश्व आदिवासी दिवस है, तो उसके संबंध में किस तरह की बात हो सकती विधानसभा में, क्योंकि उसी दिन अपने सामने हमारे वर्तमान तीन माननीय सदस्य कालवित हुए हैं और वो सदन के सदस्य अब नहीं रहे हैं। तो स्वाभाविक एक परंपरा के अनुसार प्रथम दिन ही हमारे जो वर्तमान सदस्य होते हैं उनके लिए शोक की बात आती है। अब उसमें एडजस्टमेंट करूंगा कि किस तरह से हो सकता है कि विश्व आदिवासी दिवस का भी जिक्र हो जाए और इनका भी जिक्र हो जाए। ऐसा करके देख करके जैसी कार्य मंत्रणा समिति होगी उसमें तय करके अपन कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। एक आपने अभी ये कहा कि सभी सदस्य वैक्सीन लगवा कर आए, प्रमाण पत्र उनको दिखाना पड़ेगा। तो क्या ये कंपलसरी रहेगा कि जो विधानसभा में आएंगे वो प्रमाण पत्र के दिखाकर ही आए? हमारी तरफ से कंपलसरी है। अब उसमें दो पार्ट है ना, विधानसभा में विधायक का आना, विधानसभा में तमाम ज़रूरत के अन्य लोगों को भी बुलाया जाता है। अधिकारी हो गए, कर्मचारी हो गए, विभाग से संबंधित लोग हो गए, मंत्री से संबंधित लोग हो गए, विधायक के लोग हो गए। तो विधायकों को यदि हम रोकते हैं विधानसभा के भीतर तो एक चूँकि उसको वाक स्वतंत्रता का अधिकार है जो विशेषाधिकार की कोर्ट में आता है, विधानसभा में जाने में भी उसका अधिकार है, उसको रोकना भी विशेषाधिकार होता है। तो किसी के विशेषाधिकार का हनन नहीं हो, इसलिए उनसे आग्रह ही करूंगा कि प्रयास हम ये करें कि 100% हमारा वैक्सीनेशन हो। बाकी अन्य लोग हैं उनके लिए सख्ती करूंगा क्योंकि उनमें विशेषाधिकार नहीं है, इसलिए उनको इस बात का प्रयास करूंगा, सख्ती ही करूंगा कि किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। उसके विकल्प के बतौर मैं वहीं सेंटर में वैक्सीन केंद्र खोल के रखूँगा और मेडिकल से कोऑर्डिनेशन करके उनको रखूँगा कि ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है किसी का आना और वैक्सीन उसको नहीं लगा है तो हम वैक्सीनेशन सेंटर हमारा रहेगा, वहाँ लगा करके भीतर आने हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दर्शक दीर्घा में प्रवेश मिलेगा इस बार? मीडिया की दीर्घा होती है, वहाँ पर भी लोगों को प्रवेश की व्यवस्था इस बार छूट रहेगी? अभी जिस तरह से कोरोना कम हुआ है पर खतरे की जो आशंका है वो अभी निर्मूल नहीं हुई है, तो उसी में कोई सामंजस्य बैठा करके प्रयास करूंगा। क्योंकि विधानसभा को संचालित करते वक्त यदि हमारे दर्शक दीर्घा में दर्शक नहीं हो,
हमारे पत्रकार बंधु मीडिया के लोग नहीं हों तो वो शायद उतनी बात जो प्रदेश के भीतर जानी चाहिए वो जा नहीं पाती। कई मुद्दे ऐसे आने वाले हैं इस सत्र में जिसको लेकर टकराव की स्थिति हाउस के अंदर निर्मित हो सकती है। यदि हम पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की तरफ देखकर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में एक नियम उन्होंने लागू कर दिया कि जो गर्भगृह में जाएगा उसकी एक दिन की सदस्यता के लिए वो उसको बाहर कर दिया जाता है, सदन से बाहर कर दिया जाता है एक दिन के लिए। तो ऐसा कुछ आप प्रतिबंध इसके बारे में मध्य प्रदेश में सोचते हैं, क्या जरूरत है? लगातार इस बारे में विचार हो रहा है कि गर्भगृह में आना कैसे रोका जाए। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आसंदी के तरफ से या विधानसभा के भीतर नियम संचालन जो हमारा कोई कानून बना करके नियम बना करके प्रतिबंधित करें, एक तरीका ये हो सकता है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि स्वयं का आचरण हम ऐसा करें, हमारे माननीय सदस्य करें कि हमको गर्भ में जाने की आवश्यकता ही नहीं हो, और आवश्यकता भी हो तो मुझे नहीं जाना, ऐसा अपने आचरण में हो जाए। ज़्यादा प्रयास ये हो, इसलिए मैं जब संवाद की बात करता हूँ तो उसमें नियम और कानून की बात नहीं करता। मुझे एक वाकया याद है, एक ट्रेनिंग सेशन था विधानसभा का, सोमनाथ चटर्जी जी लोकसभा अध्यक्ष थे, वो आए थे। तो मैंने उनसे चलते चलते सवाल किया था, यही सवाल कि गर्भगृह में जाने पर प्रतिबंध है, व्यवस्था में नियम कायदों में लिखा हुआ, तो छूट क्यों देते हैं? तो उनने ये कहा था कि विधायक का ये अंतिम अस्त्र है, यदि हम इसको भी बंद कर देंगे तो फिर विधायक अपनी आवाज़ कहाँ उठाएगा, क्योंकि वो जनता से चुनकर आता है। चूँकि आप भी विधायक रहे हैं, पहले आपने भी हाउस के अंदर लगभग वही सब चीज़ें कहीं ना कहीं आप भी सहभागी रहे होंगे, कभी गर्भगृह तक जाने की नौबत भी आई होगी। तो इस परिस्थितियों को देखते हुए विधायकों की जो उद्दंडता होती है हाउस के अंदर, तो यदि हम इस सत्र को देखते हैं तो ये जो 15वीं विधानसभा है इसमें आधा समय निकल गया है, विधायकों की ट्रेनिंग नहीं हुई। ज़्यादातर नए सदस्यों को ना तो नियम कायदों का पता है, ना उन्हें विधानसभा की कार्यप्रणाली के बारे में मालूम है, क्योंकि कोरोना के बीच में 1 या 2 दिन के सत्र लगे और एक ही लंबा सत्र चला था जो अभी पिछला आपने चलाया। तो इसके बारे में कोई विचार कर रहे हैं क्या कि उनको कोई ट्रेनिंग दिलाई जाए या कुछ और हो? नहीं, उनका प्रशिक्षण वर्ग कर रहे हैं, सत्र के पहले ही प्रशिक्षण वर्ग होगा, उसकी तैयारी हो गई है। इसीलिए अभी तक होता ये था कि समस्त विधायकों को सूचना दी जाती थी, इस तारीख से इस तारीख तक प्रशिक्षण वर्ग है, कृपया आप आइए। कुछ लोग आते थे, कुछ लोग नहीं आते थे। इस बार हमने उसका उल्टा कर दिया है। हमने ये कर दिया है कि सभी विधायकों से सहमति प्राप्त करो, और सबको पत्र चला गया, सहमति भी बहुत अच्छी खासी आ गई है। मतलब इसका मतलब जिनकी स्वयं की रुचि हो, क्योंकि हम किसी को बैठा लेंगे और वो नहीं पढ़ना चाहता, नहीं सीखना चाहता, तो वो खुद नहीं सीखना चाहता, बगल में बैठ कर के दूसरा भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। इसलिए केवल उनसे पूछो कि कौन सहमत दे रहा है, कौन आना चाहता है। अच्छी संख्या में आ गए लोग जिनने कहा कि मैं सीखना चाहता हूँ, मैं प्रशिक्षण शिविर में भाग लेना चाहता हूँ, उन्हीं को कितने दिन का होगा ये प्रशिक्षण? 2 दिन का करेंगे, 2 दिन का। तो इसमें कुछ दिल्ली से भी बुलाएंगे? हाँ, लोकसभा का हर जगह से प्रयास करेंगे, विषय विशेषज्ञ भी हो। जैसे विधानसभा के भीतर अभी शायद हम बहुत सारे विधायकों को बुलेटिन क्या है नहीं मालूम है, बजट का प्रस्तुतिकरण कैसे हो नहीं मालूम है, प्रश्न कैसे पूछे जाए। अभी तो हमने एक बाध्यता कर दी कि जैसे ऑनलाइन जब आते हैं तो जब कंप्यूटर में फीडिंग करते हैं अपने प्रश्नों को, तो 150 से ज़्यादा शब्द हो गए तो कंप्यूटर इनकार कर देता, नहीं लेता। इस बात की जानकारी ऑफलाइन में हम ज़्यादा डालते हैं, पर ऑनलाइन जब हम डालते हैं तो कंप्यूटर ही एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसका मतलब कि 150 शब्दों के भीतर प्रश्न को लाना ये बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अभी तक किसी सवाल को लेकर के, और कई बार आप देखें प्रश्नोत्तरी देखें आप, तो 2-3 चीज़ें उसमें निकल के आती हैं। कई बार जब प्रश्न पूछता है विधायक तो वो स्वयं उत्तर देता हुआ चलता है, फिर लास्ट में एक प्रश्न पूछता है, स्वयं प्रश्न कर रहा है, स्वयं उत्तर दे रहा है उसी प्रश्न में ही, और फिर इसके बाद अंत में एक प्रश्न पूछ लेता है। तो वो शायद बचने का तरीका है कि एक्सपर्ट हमको जानकारी दें कि वाकई में प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं, किस तरह से पूछा जाना चाहिए, तो उससे बहुत सारी बचत हो सकती है। हमारा स्वयं का आचरण कैसा हो, और इतना तो सबको पता है कि हमारे आचरण से मुझे ऐसा लगता हो कि यदि हम सामने वाले के साथ वो सामने वाला करे, हमको बुरा वो चीज़ लगती है, तो ये हमको भी मानना चाहिए कि हम करेंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। तो ये स्वयं के आचरण में इतना तो कम से कम आना चाहिए। इस तरह से इन सारे विषयों को लेकर के, और आवश्यक नहीं, कई बार होता ये है कि हम विषय विशेषज्ञ के नाम पर किसी को ला करके वहाँ उससे प्रशिक्षण प्राप्त करवाने का प्रयास करते हैं। हमारा विधायक जो आता है वो स्वयं बड़ा वक्ता होता है, और विधानसभा के भीतर वो आप समझो 1 मैन आर्मी तरह का होता है वो, और उसका लगता है कि वो इस क्षेत्र का हीरो है। और किसी हीरो को आकर के किसी दूसरे हीरो को प्रशिक्षण कराएंगे तो उसको ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे प्रतिष्ठा में कोई चोट पहुंच रही है, ऐसा भी मन में आता है।
परंतु उससे क्या है कि कहीं से ज्ञान प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मेरी मान्यता ये है कि थोड़ा भी ज्ञान किसी से मिलता हो, थोड़ी सी जानकारी मिलती हो, उसको प्राप्त करना चाहिए। आपने ज्ञान प्राप्ति की बात कही, तो आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ से विधानसभा में एक नज़ीर पेश की थी श्रीनिवास तिवारी जी ने, लगातार 2 कार्यकाल वो अध्यक्ष रहे। आप उनको ही हराकर एक तरीके से कहें कि उनका जो विधानसभा का जो प्रवेश द्वार था वो बंद करके के आप विधानसभा पहुँचे। वो सफ़ेद शेर कहलाते थे। जिस तरीके से, जिस रौब से वो विधानसभा को चलाया करते थे कि वो मंत्रियों तक को डांट दिया करते थे। विपक्ष को भी बड़ा वो समर्थन उनका मिलता था कि सही मुद्दे यदि उठा रहे हैं तो उस पर जवाब दिलवाते थे, वो सही कार्रवाई कराते थे। तो क्या आप वो ज्ञान आगे बढ़ाएंगे, विरासत जो है आपकी विंध्य की? न, मैं किसी के तुलना के साथ मैं चलना नहीं चाहता, और इसीलिए मैं प्रयास इस बात का करता हूं कि मैं अपने तरीके से विधानसभा का संचालन कैसे हो सके उसको करूं, या अपने आचरण से क्या करना है ऐसा करके मैं स्वयं तय करता हूं। और अब उसको जनता के ऊपर छोड़ेंगे कि वो तय करेगी कि किसने अच्छा किया। मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता, किसी को कटौती नहीं कर सकता। जिनने जो लकीर खींची है उस लकीर को काट करके मैं अपने को बड़ा प्रदर्शित नहीं करूंगा। मैं अपनी स्वयं लकीर खींच रहा हूं, ये जनता के ऊपर होगा कि वो तय करेगी कि बड़ी लकीर किसकी है। जनता आकलन करेगी कि आखिर काम कैसा बोल रहा है। विंध्य से एक और अपेक्षा आपको लेकर है कि विंध्य से इस सरकार में कोई मंत्री नहीं है, तो एक तरीके से कहें कि वहाँ के पूरे विंध्य प्रांत के लोगों की, जो अपना क्षेत्र है वहाँ के लोगों की एक अपेक्षाएं, आपसे उम्मीदें हैं, उस क्षेत्र की जो विकास हो रहा था वो कहीं थम ना जाए। दूसरा एक इसी से जुड़ा मुद्दा ये है कि विंध्य की मांग लगातार उठ रही है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? एक तो ये कहना सही नहीं होगा कि विंध्य प्रदेश से मंत्री नहीं है। हमारे अतिरिक्त 3 मंत्री हैं। राम कलामन जी हैं, उस तरीके का प्रतिनिधित्व नहीं है जो पहले होता था, खासकर दीवा बहुत नहीं, वो ऐसा भी नहीं अपन समझ सकते कि ऐसा उसको नहीं देखना चाहिए। मीना जी बरा हैं, मीना सिंह जी हैं, 3 मंत्री हैं, मैं हूँ, 4 लोग हो गए। हमेशा लगभग वो इतने रहते थे। जहाँ तक विंध्य प्रदेश की मांग है, काफ़ी लोग काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, उसके पृष्ठभूमि में जाने की आवश्यकता है। कई बार आंदोलन करने वाले आंदोलन का स्वरूप क्या हो ऐसा वो खुद तय नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए भी कई बार आंदोलन होते हैं, शायद जनता की समस्याओं के लिए कम होता। जैसे मैं कई बार कह चुका, लोगों से भी कह चुका कि भाई आंदोलन जब आप विंध्य प्रदेश की बात करते हो तो विंध्य प्रदेश की तारीख गलत क्यों बताते हो? आप ये, कोई कह रहा है कि मैंने पहली बार शुरू किया 86 से, मैं शुरुआती हूँ। कोई कह रहा है कि हमने 90 में मैं शुरुआती हूँ। कोई कहता है कि मैं शुरुआती हूँ। अब एक साहब का तो आ ही रहा है कि हमें हमारा विंध्य प्रदेश लौटा दो। ये सब मैं उनसे कहता हूँ कि विंध्य प्रदेश की मांग यदि करनी है तो विंध्य प्रदेश के पूर्व में जाओ, 1956 से क्यों नहीं मांगते हो? 1956 से बड़ा आंदोलन विंध्य प्रदेश के लिए नहीं हो सकता है, उसको क्यों भुला दिया आपने? 1956 का आंदोलन विंध्य बचाने का है, तो आज विंध्य बनाने का है, ऐसा करके देखो ना इसको। तो अपने को वहीं से कड़ी जोड़ के रखना ना कि विंध्य बचाने वाले भी लोग थे जिनने अपने जीवन का होम कर दिया, शहीद हो गए उसके लिए। हमने उनको याद करना बंद कर दिया। हमने केवल ये प्रयास किया कि विंध्य प्रदेश के नाम पे शायद हमारा बड़ा नाम प्रदेश के भीतर हो जाए, तो ये करना बंद करना पड़ेगा, तभी होगा। नंबर 2, विंध्य प्रदेश के बारे में पहले विंध्य प्रदेश दतिया तक था। दतिया होकर के जबलपुर के तरफ होकर के तमाम वहाँ शहडोल की तरफ, अमरकंटक तरफ था। अब नए वक्त में विंध्य प्रदेश का एरिया क्या हो ये तय करना ही मुश्किल है, क्योंकि जब विंध्य प्रदेश के लोग कहते हैं कि विंध्य प्रदेश बने तो उसमें बुंदेलखंड अलग लोग मांगते हैं कि हमको बुंदेलखंड चाहिए जी। आपने जबलपुर गिना, उसको और बुंदेलखंड में वहाँ लोग महाकौशल चाहिए। और परिणाम ये निकलता है कि शायद पन्ना से आगे लेकर वो लोग चाहते हैं कि बुंदेलखंड में हमको शामिल किया जाए। कटनी से लेकर के आगे लोग चाहते हैं मंडला उस साइड में कि हमको महाकौशल प्रांत बने। तो विंध्य प्रदेश के लिए क्या बचा फिर? रीवा बचा, सतना बचा, सीधी बचा और सिंगरौली बचा। तो कोई 4 जिलों का कोई प्रदेश हो सकता है क्या? तो पहले तो कंसेंसस बनाना पड़ेगा, सबको सामूहिक रूप से तय करना पड़ेगा कि एक्चुअल एरिया है क्या, पुराना विंध्य प्रदेश में सब रहने को तैयार है क्या। ऐसा करके कुछ हो तब उसकी बात आगे बढ़े। और मैं समझता हूँ कि ये करने के लिए लोगों को स्वयं का आत्मोत्सर्ग करना पड़ेगा। स्वयं की राजनीति को ऊंचा उठाने के लिए आंदोलन का आड़ नहीं लेना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ।
क्या आपको लगता है कि छोटे राज्य यदि बन जाएं, यदि मध्य प्रदेश का विभाजन हो जाए एक बार नए सिरे से, बुंदेलखंड बन जाए, महाकौशल बन जाए, विंध्य बन जाए, तो इससे कुछ विकास ज़्यादा होगा जो लोग मांग उठाते हैं बार बार? हमारे कहने या ना कहने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए कि यदि नहीं होता, इसका सार्थक परिणाम न निकलना वाला होता, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में इतने प्रांत क्यों बनते? उत्तराखंड क्यों बनता? झारखंड क्यों बनता? छत्तीसगढ़ क्यों बनता? तेलंगाना क्यों बनता? तो इसका मतलब तो है, आवाज़ है, जब डेवलपमेंट देखते हैं तो वाकई में उनका डेवलपमेंट ज़्यादा है। तो ऐसा इसको इनकार नहीं किया जा सकता कि छोटे राज्य बनने से वो तमाम चीज़ों को देखने के लिए और काम करने के अवसर ज़्यादा पैदा होते हैं। विधानसभा में यदि हम कहें नए सदस्यों की बात, तो ट्रेनिंग तो आप उनको करा ही रहे हैं, चाहे विपक्ष के हों या जो छोटे निर्दलीय चुनकर आए हुए हैं, तो क्या उनको प्रश्रय आसंदी का मिलेगा? यदि वो कोई सवाल करते हैं, कोई मुद्दा उठाते हैं, तो उनकी आवाज़ को प्रॉपर सुनवाई हो, उस पर प्रॉपर जनता की जो सवाल वो लेकर आए हैं, तो क्या इसको लेकर कोई एक आप कोई मैकेनिज्म तैयार करना चाहें? मैंने उस दिन भी कहा था, जब जिस दिन प्रथम बार मैं आसंदी में गया, तो मैंने एक बड़ी बात कही थी। मैंने ये कहा था कि इस आसंदी में बैठने के बाद हमारे माननीय सदस्यों के संरक्षक के रूप में मुझे देखा जाना चाहिए, और किसी के भी विधायक के सम्मान का सवाल हो, उसके तमाम सारी बातों का, उसका संरक्षक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका बचाव करूं। तो एक तो ये होना चाहिए। दूसरा ये है कि विधानसभा के भीतर दो पार्ट में आप देखिए। एक पार्ट ये है हमारे माननीय विधायकों का कि वो चाहते हैं कि विधानसभा चले, उनके प्रश्नों का ठीक से उत्तर आ जाए, उनके प्रश्नों को ठीक से तवज्जो मिल जाए, सरकार उसमें ध्यान दे, सरकार उस प्रश्न को विचार करे, जांच की आवश्यकता हो तो जांच करावे, मांग कोई हो तो उसको पूरा करे, ऐसा चाहते हैं। पर कई बार होता है कि कई कारणों से, राजनीतिक गतिरोध के कारण, मतभेद के कारण, राजनीतिक मतभेद के कारण लोग ये सोचते हैं कि विरोध यदि हम करेंगे और यदि इस तरह की बात करेंगे तो हमारी आवाज़ ज़्यादा तेज़ी से जाएगी, तो उनकी इच्छा दब जाती है जो ऐसा चाहते कि उनका हो। इसीलिए मैं जब बार बार कहता हूँ कि विधानसभा का संचालन यदि करना है तो सबको मिलकर के ही विधानसभा को चलाना पड़ेगा। जैसे एक बार सवाल आया कि भाई ये जो अपना वर्षाकालीन जो सत्र है, ये वर्षाकालीन के सत्र बहुत छोटा है, ऐसा पत्र भी आया, कई विधायकों का पत्र भी आया, सार्वजनिक अखबारों में भी प्रकाशित किया गया। तो मैंने उसका जवाब देते हुए यही कहा, हमने कहा कि दिन से मत गिनिए, समय से गिनिए ना भाई। दिन हम 25 दिन कर दें और 25 दिन में 24 दिन हल्ला होता रहे तो उसका अर्थ क्या निकलेगा? गिनती के लिए तो हमने 25 दिन बुलाया, पर काम के लिहाज से देखेंगे तो कुछ नहीं हुआ। तो ये 4 दिन है, आइए सब मिल भर के बैठ कर बातचीत करिए। 4 दिन को हम 40 घंटे बदल सकते हैं, 4 दिन को हम 50 घंटे बदल सकते हैं। एक वो कुछ आप ये करा रहे हैं विधायकों के लिए, कोई डायरेक्टरी बनवा रहे हैं कि किन शब्दों का प्रयोग करें, किन का ना करें, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए पड़ रही कि बार बार, पहले भी मैं जब विधायक था तब भी देखता था, और मेरे सामने तो चूंकि मैं उस कुर्सी पर चला गया, होता ये है कि कई बार विधायक उन शब्दों का प्रयोग करता है वाकई में जो ऐसा लगता है कि कभी होना ही नहीं चाहिए। खासतौर पर विधानसभा में तो नहीं होना चाहिए। विधानसभा में तो आपको प्रिविलेज है विलोपित करने का। यदि हम देखें राजेंद्र शुक्ला जी के जमाने से ऐसे शब्द आते रहे, उसी बिंदु पर आ रहा हूँ कि आखिरकार विलोपन क्यों करना? विलोपन शब्द वो भी दर्ज होता है, ऐसा मत समझिए कि दर्ज नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि शब्द को विलोपित करिए, तो कभी आप प्रिंट किताब हमारी देखिएगा, उसमें लिखा रहता है अध्यक्ष विलोपन, विलोपित करिए, ऐसा करके। तो माने वो लाइन तो आ गई ना, तो मतलब कुछ न कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ विधानसभा के भीतर जिसको आदेश के माध्यम से विलोपन किया गया। इस सदन की बड़ी गौरवशाली परंपरा रही है और बहुत अच्छे से सदन का संचालन होता रहा। जो आप ये एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं, विलोपन की नौबत ही ना आए। लेकिन कई बार देखा जाता है कि सदस्य जो हाउस के अंदर बोलते हैं, यदि वो शब्द अनुचित है, विलोपित हो गया है, वो बाहर आकर उसी चीज़ को बोल देते हैं। तो ये इसको आप कैसे रोक पाएंगे? उसको दो तरह के देखना भाई। हम कोई चीज़ कहीं सार्वजनिक तौर पर और प्राइवेट तौर पर, दो जगह होगी ना। नहीं, विधानसभा परिसर के अंदर यदि वो कह रहे हैं तो उसका क्या नियम कायदे हैं? नहीं, उसका कोई नियम नहीं बना सकते हम। या वो अपने जाकर के अपने क्षेत्र के भीतर मन से कोई चीज़ कह रहा है तो उसको तो जनता तय करेगी। विधानसभा में कुछ बोल रहा है तो उसको आसंदी तय करेगी। दोनों जगह अंतर है ना, एक जगह जनता तय करती है, एक जगह है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिनेमा में काम करने वाला भी अभिनेता है, राजनीति करने वाला भी अभिनेता है।
पर विधानसभा के भीतर तो दूसरी स्थिति, विधानसभा के तो हम ही को देखना, वहाँ जनता को देखना सुनना, यहाँ हमको देखना, तो वो बात नहीं आवे, इसका प्रयास हम करेंगे अपनी तरफ से। एक सभी की इच्छा होती है वो मंत्री बने, शायद आपकी भी इच्छा रही होगी कि आपको मंत्रिमंडल में बनाया जाए। अब आप विधानसभा चलाएंगे, उन मंत्रियों को कंट्रोल करेंगे, तो कहीं ऐसा लगता नहीं कभी को कि वो जगह ज़्यादा बेहतर थी आपके लिए इसकी तुलना में? अब कहाँ कैसा लगता है वो तो एक अलग विषय, लगता तो बहुत कुछ है लोगों को, पर जिस पार्टी से हम आए, जिस पार्टी में काम करते, किसी दल का हो, कोई दल हो, तो पार्टी के भीतर संगठन होता है, पार्टी के भीतर अनुशासन होता है, पार्टी खुद समझती है कि किसको कौन सी जिम्मेदारी देना। आखिरकार अध्यक्ष भी कोई बनेगा तो पार्टी वाला ही बनेगा ना, विधायक के बाहर का तो बनेगा नहीं, तो वो तो तय पार्टी ही करेगी किस विधायक को वहाँ बैठाना, और पार्टी ने ऐसा विचार किया कि मुझे बैठाना, तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। आप पृष्ठभूमि से कम्युनिस्ट रहे, 2 बार आपने सीपीआई से चुनाव भी लड़ा था, 4 बार लड़े। 4 बार सीपीआई से विधानसभा का जी। अब तो एक जो गरीब बेसहारा मजदूरों की आवाज़ उठाने वाला जो स्वर है, वो स्वर यहाँ पर दिखाई देगा? नहीं, क्यों नहीं। और मैं तो ऐसे समझता हूँ कि उसमें हम मांग करते थे, आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, और यदि सरकार बन गई तो उन्हीं के लिए तो काम कर रहे हैं ना, तब तो काम करने में आसानी हो गई। मांग करना और उसका क्रियान्वयन करना तब क्रियान्वयन वाली एजेंसी में है ना। तो जैसे अब पहले गए तो पानी की समस्या किसी प्लाट में, तो आंदोलन न कर सकते थे, खड़े होकर के जुलूस निकाल करके सड़कों में आकर के। अब तो अपने को अधिकारिता है कि अपन कर सकते हैं और कर सकते हैं। जहाँ तक के दोनों दलों के, जहाँ मैं था वहाँ से यहाँ आने के बाद कैसा है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि एक चीज़ का तो बड़ा अंतर है, और उस अंतर का समाज के भीतर यदि हम मूल्यांकन करेंगे तो ये पाएंगे कि ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें केवल एक मांग थी कि हमको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, बाकी क्या हो इससे कुछ लेना देना नहीं। सामाजिक क्षेत्र में क्या हो ऐसा करके उनका विचार, धार्मिक क्षेत्र में क्या हो, आस्था के क्षेत्र में क्या हो, यहाँ उनका कोई विचार नहीं था, कोई दर्शन नहीं था। पर इस हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में इसका भी है। हमारे दीनदयाल जी के अंत्योदय कार्य, गरीब के लिए हम कुछ करना चाहते हैं तो धार्मिक आस्था के लिए भी है, हमारे पूजा पाठ के लिए भी है, सबके लिए। तो समाज के समग्र दर्शन का तो कोई विषय है, उसका कोई निराकरण होता है सिद्धांतों पर क्रियान्वयन, तो भारतीय जनता पार्टी में होता है। जैसे मैं वहाँ भी कहा करता था, कई बार कहता था कि भाई हम यहाँ केवल एक बात कहते हैं कि धर्म अफीम है जी। वो सार्वजनिक तथ्य है, कोई ऐसा करके नहीं है, क्योंकि बड़ी फिलॉसफी है वो। हालांकि शायद जिनने ये लिखा होगा उनका उद्देश्य नहीं रहा, जो बाद में यहाँ लोगों ने उसको उस तरह से विचारित किया, उस तरह से उपयोग किया। पर धर्म एक अलग चीज़ है, धर्म के मर्म को भी कोई समझेगा, तो धर्म होना, धर्म के मर्म को होना, दोनों में बहुत अंतर है, महीन अंतर है, बड़ा अंतर है। जैसे आप उसको देखें कि 4 जगह कुंभ लगता है, इलाहाबाद में लगता है, संगम में, हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है। तो पंचांग से क्या और उससे पत्रा से निकलता है कि कब कुंभ लगना। फिर किसी को कोई आमंत्रण देता है क्या, कोई चिट्ठी जाती है क्या, कोई हम है उसको संदेशा कहने जाते हैं। तो ये जो 10-10, 15-15 करोड़ लोग बिना बुलाए धक्का खाते हुए 40-40 किलोमीटर पैदल चलते हुए केवल एक आस्था के साथ कि हमको गंगा स्नान करना है, ये है धर्म का मर्म। इस धर्म के मर्म को शायद वो समझ नहीं पाए, इसीलिए इस समाज में, भारतीय समाज में वो उनका जो कम्युनिस्ट विचारधारा, हाँ, वो नहीं चल सकते। क्योंकि आखिरकार सबसे बड़ा हमला यदि कहीं हुआ है तो इसी सनातन धर्म पर हुआ है, धार्मिक आस्था पर हुआ है। उसके बाद भी ये सीना तान करके ये धर्म खड़ा हुआ है, तो ये मानिए कुछ तो बात होगी, कुछ तो जड़ होगी। तो इसको ऐसा क्यों नहीं देखते कि ये बरगद की जड़ है जो 10,000 वर्ष तक चल सकता है, वो ताकत लेकर के खड़ा हुआ है। इसको समझने में भूल कर रहे थे। एक अंतिम सवाल, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई के सीधे प्रसारण या सिर्फ प्रश्नकाल के सीधे प्रसारण का कोई विचार आपके मन में है? क्योंकि सवाल बार बार पहले भी उठता रहा है कि जनता को पता चलना चाहिए कि उनके विधायक विधानसभा के अंदर क्या आचरण कर रहे हैं, कैसे सवाल उठा रहे हैं, कैसे जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है। ये हमसे पहले भी कई बार प्रयास होते रहे, उसी प्रयास को हम भी आगे बढ़ा रहे हैं। और हम सीधा प्रसारण हो जाए वही उसी का मैं हमसे पहले भी हो रहा है, ऐसा थोड़ी कि मैंने ही शुरू किया, पहले से भी है। इस बात को काफ़ी जोर दिया गया कि प्रसारण, सीधा प्रसारण हो, कम से कम प्रश्नकाल का हो। तो जो
लोकसभा के भीतर होता है। लोकसभा में स्वयं की बड़ी शक्ति है, आर्थिक तौर पर उनकी संपन्नता है। हमारे यहाँ उस तरह की स्थिति है। सरकार पर हम मुनहसर हैं। वो जिस टीवी चैनल को लाएंगे, वो चैनल का जो आर्थिक बजट होगा, छत्तीसगढ़ में शायद दूरदर्शन के माध्यम से प्रश्नकाल का प्रसारण किया जाता है। मैं उसको प्रभावी इस समय इस दृष्टिकोण से नहीं मानता कि दूरदर्शन अब गाँव के भीतर दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि जो ये आपके आ गए हैं आजकल, ये लगते हैं छतरियाँ लगने लगी, इसमें लगने लगी, दूरदर्शन की जगह ही नहीं बची इसमें। तो कम से कम ऐसी कोई मीडिया सेल आवे जिसके माध्यम से वो बात कह सके, तभी उसकी सार्थकता है। केवल रिकॉर्ड के लिए आ गया कि हमने दूरदर्शन में कर दिया, बस रिकॉर्ड है। विधानसभा में कोई अपना चैनल बनाने का विचार आपका है? नहीं, होना तभी होगा अपना चैनल, या ऐसा कोई चैनल हो जो जिसको देखा जाता हो, तो कम से कम 1 घंटा वो हमारे लिए रोक करके उसको हमारी बात का प्रसारण करे, तभी उसकी सार्थकता है। इसमें बातचीत चल रही है, और हाँ, यदि तैयार हो जाएंगे सब तो करना आसान काम है, पर वो सब कुछ सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी। आप सबको धन्यवाद, इंडिया दर्शकों को। तो सुना आपने विधानसभा अध्यक्ष जी का कहना है कि विधानसभा की कार्रवाई की पारदर्शिता के साथ हो कार्रवाई, उसका सही ढंग से लोगों तक उसकी बातें पहुंचे और संवाद के माध्यम से जनता की समस्याओं का वहाँ पर समाधान हो। वो तमाम विधायकों की संरक्षक की भूमिका निभाना चाहते हैं, और ये अपने आप में बड़ी बात है। इंडिया न्यूज़ के लिए आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली किसी खास शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।